जी जी आइए आइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बैठो। सरोज जी। जी सर। सरोज जी, आप सीकर से आते हो? हाँ। सीकर की कोई ऐसी विशेषता बताओ जो क्या राजस्थान चीज़ में प्रसिद्ध सीकर है? एक अलग दिखता है इस चीज को लेकर के, चाहे ऐति- फेस्टिवल हो, चाहे आपका कोई त्योहार हो, या कोई कवि हो। मेले हो। जी। हाँ सर, एक तो खाटू श्याम जी का मंदिर जो मेला प्रसिद्ध है, वहाँ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और लोहारगल की जो 24 कोसी परिक्रमा है वो भी सीकर और झुंझुनू की सीमा रेखा पर है। इसके अलावा जीण माता जी के जो नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में मेले लगते हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऐतिहासिक और पौराणिक जो महत्व का स्थल है, हर्ष पर जो शिवालय है, महामारू शैली का मंदिर वो बना हुआ है, वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। सीकर के आसपास कितने और जिले जो सीकर की सीमा को टच करते हैं? सर, अब नया जिला निमका थाना स्पर्श करता है, इधर झुंझुनू करता है, चूरू करता है, और जयपुर जिले की सीमा लगती है, नागौर की भी लगती है। अभी हाल ही में हुए चुनाव में से सीकर में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो कोई किसी मंत्री पद पर अभी जो है कार्य थे? एक बार सर वापस से। अभी आपके विधानसभा जो एरिया आता है उसमें से पूरे सीकर की मैं बात करूँ, जी सर। उसमें से कौन सा कैंडिडेट है जो भी मंत्री पद में शामिल है? मंत्रिमंडल में शामिल है, विधानसभा में। विधान सीकर जी। मंत्री कौन है? सीकर से। सीकर से तो सर अभी कोई मंत्री कोई मंत्री नहीं। नहीं। लोकसभा में तो कौन है आपके पास? लोकसभा में तो सर अभी अमराराम जी गए। कितने मतों से वो जीते थे? मतों का तो सर कुछ नहीं। किस कैंडिडेट को उन्होंने हराया था? उन्होंने सुमेधानंद सरस्वती को। आप ये आप साहित्य क्यों पढ़ते हैं? क्या जरूरत है साहित्य पढ़ने की? सर, साहित्य तो हमें जीवन का। मैं फिर इसको खोलूं। हाँ सर। आज की पूरी दुनिया बिल्कुल पैसे पे टिकी हुई, इधर टिकी हुई, बिजनेस कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो साहित्य, टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, दूसरा है साहित्य का अध्ययन क्या जरूरत? सर, संवेदनाएं तो साहित्य में ही प्राप्त होती है। संवेदनाओं से जोड़ने के लिए और जीवन जगत से जोड़ने के लिए साहित्य आवश्यक है। साहित्य ही हमें जीवन के नए रास्ते दिखाता है, रागात्मक संबंध उसी से पनप सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ लिखा है ना, कविता क्या है निबंध में, साहित्य क्या है, कविता क्या है। रामचंद्र शुक्ल का एक लेख है 30 पेज का होगा, 25 पेज। हाँ, साहित्य क्या है उन्होंने ऐसे बताया सर कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि साहित्य क्यों पढ़ाया जाए, कविता क्यों पढ़ाई जाए। पहला लेख ऐसा है वो जो पहला ज्ञान राशि के संचित को, उसका नाम साहित्य है। रसात्मक वाक्य मुकाबले ये भी साहित्य है। ये सब क्या है, ये क्यों है, उसको बता। साहित्य हमारे जो मूल संवेदना है उसे उजागर करता है। हाँ। अब मुझे बताइए रामचंद्र शुक्ल की 3 रचनाओं के नाम क्या है? सर, रस मीमांसा है और त्रिवेणी है और ये चिंतामणि निबंध संग्रह। कितनी चिंतामणि? चिंतामणि भाग 4। अच्छा, आपने देखा? चिंतामणि प्रथम भाग पढ़ा है सर। क्या है उसमें? उसमें सर मनोभावों से संबंधित जो मनोविकारों से संबंधित निबंध है वो भी हैं और उनके सैद्धांतिक निबंध भी 3 शायद निबंध है उसमें। बहुत अच्छा है। श्रद्धा और प्रेम में क्या संबंध बताया है रामचंद्र शुक्ल ने? उन्होंने कहा है प्रेम की रसात्मक अनुभूति होती है, वही भक्ति बताया उन्होंने। तो प्रेम और श्रद्धा में उन्होंने ये अंतर बताया कि श्रद्धा जो होती है उसका दायरा व्यापक होता है और प्रेम होता है वो एकनिष्ठ होता है, उसका क्षेत्र सीमित होता है। प्रेम में व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उससे प्रेम करने वाला किसी और से प्रेम करे, और श्रद्धा उसके कर्मों पर आधारित होती है। श्रद्धा में लॉजिक नहीं होता। हाँ। इससे प्रेम श्रद्धा कर रहा हूँ तो है अच्छा बुरा हाँ। जैसा है ये।
और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि प्रेम में एक रिश्ता जो मैं कर रहा हूँ वो कोई ना देखे, श्रद्धा में ये सब देखें, सब जुड़े उससे जाकर प्रेम में मध्यस्थ नहीं होता। ये अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि आजादी के बाद आत्मकथा आपको कौन सी अच्छी लगी महिलाओं की? महिलाओं की आत्मकथा सर रमणिका गुप्ता की आत्मउद्री पढ़ी है और मनु भंडारी की जो एक कहानी है भी है। एक कहानी है भी है, मनु भंडारी की आत्मकथा है ना? उसकी क्या विशेषता लगी है? मैंने अभी पढ़ी है इसकी, क्या लगा? सर ये मैंने पढ़ी नहीं है, उसका एक अंश पढ़ा है जिसमें आपने मनु पढ़ी है आत्मकथा? कोई महिला आत्मकथा नहीं पढ़ी सर। पुरुष की आत्मकथा जैसे मुर्दैया डॉक्टर तुलसी राम की मुर्दैया पढ़ी है। अच्छा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि? जूठन पढ़ी नहीं है सर, उसके बारे में ऐसे पता है जूठन उनकी है लेकिन पढ़ी नहीं है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश श्यामलाल की, अच्छा वो, हाँ वो वाला। हाँ चलिए पहन लीजिए। जी सर। क्या पढ़ाएंगे आप? सर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। कोई काव्य शास्त्र की याद आ रही है? कोई पढ़ाओ ना बड़ी सी चीज। हाँ? तो फिर मैं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरे बहुत बढ़िया, पढ़ाओ। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तू छोटा लिखेंगे या बड़ा लिखेंगे? सर छोटा ही लिखेंगे। सर अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के खंडन मंडन तो नहीं किया, लेकिन उनके उस सिद्धांत के विरुद्ध जो अपना अनुकरण सिद्धांत दिया। अच्छा, ये सिद्धांत मत पढ़ाओ, आप ये बता दो कि अनुकरण जो सिद्धांत है वो अलग बात है कि प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण में क्या अंतर है, क्या समानता है ना? लेकिन अनुकरण का साहित्य में क्या योगदान है, ऐसे बताओ। अनुकरण का साहित्य में क्या योगदान है? सर अनुकरण का साहित्य में योगदान ये है कि हम कवि या जो कलाकार होता है वो प्रकृति को देखकर ही अनुकरण करता है। तो प्रकृति जो पूर्ण नहीं कर पाती उस कार्य को अपनी कल्पना के द्वारा व्यक्ति और अच्छा कर पाता है, और प्रकृति को हमारे सामने इस प्रकार रखता है कि प्रकृति जो आनंद नहीं दे पाती है वो भी हमें आनंद मिल जाता है साहित्य के माध्यम से। कोई बताओ ना। जैसे सर प्रकृति में जैसे कवि या कलाकार ने किसी पेड़ को देखा और पेड़ अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ, मानो किसी अवरोधक कारणों से उसके फल नहीं लगे, तो कलाकार अपने चित्र के माध्यम से उसके फल लगे दिखाकर हमें ये बता सकता है कि। बहुत शानदार, लिखो सोहत ओढ़े पीत पट। सोहत ओढ़े पीत पट। श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात। श्याम नहीं बोल रहा हूँ, श्याम। श्याम सलोने गात। गात। मनहु नीलमणि शैल पर। मनहु नीलमणि शैल पर। शैल पर आतप पर्यउ प्रभात। इसको पढ़ाइए। रीतिकालीन कवि बिहारी ने इस तोये में बताया है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, वो उसी प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। उनका जो सलोना श्याम वर्ण का जो शरीर है उन पीले वस्त्रों से इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर आतप प्रभात सूर्य, सुबह का जो सूर्य है उसकी धूप पड़ रही हो। जिस प्रकार नीलमणि पर्वत नीले रंग पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती है तो वो उसमें जो चमक पैदा होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का जो सलोना शरीर है, श्याम वर्ण का शरीर है, उस पर पीले वस्त्र उसी प्रकार शोभायमान हो रहे हैं और वही चमक उसमें पैदा हो रही है। कौन सा अलंकार है? सर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनहु नीलमणि शैल पर। मनहु
ये वाचक शब्द है क्या इसका? वाचक तो शब्द। प्रेक्षा के कितने भेद होते हैं? 3 वेद होते हैं सर, कौन कौन से? हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो इसमें क्या है? इसमें सर वस्तुत्प्रेक्षा है सर इसमें। बहुत बढ़िया। हेतु प्रेक्षा का कोई उदाहरण दे दोगी? हाँ सर, गाड़ी बिल्कुल पटरी पर है। हाँ वो अभी तुरंत अभी पढ़ा नहीं अच्छा, है। ओके। पीत पट जो शब्द है, जी सर, इसकी व्याकरण समझाओ मुझे। पीले वस्त्र ये विशेष्य है और पीत इसमें विशेषण है। कौन सा समास हुआ? पीले वस्त्र कर्मधारय समास। कर्मधारी। ये सोहत जो शब्द है, इसका तत्सम क्या हुआ? सोहे, तत्सम पूछ रहा हूं मैं। तत्सम, सोहत। शोभित। शोभित है। शोभित से सोहत ऊपर शोभित गया। कर। अच्छा, ये गात जो शब्द है, इसका अर्थ होता है शरीर। जी सर, हालांकि मैं दृष्टता कर रहा हूँ ये हिंदी वाले विद्यार्थी से पूछ के, लेकिन ये गात शब्द का मतलब शरीर अर्थ होता है, ये रटा हुआ है कि इसका कोई बता सकती हो क्यों है गात शरीर? सर शब्दार्थ उत्पत्ति के आधार पर नहीं पता है, गात पर्यायवाची में बना पढ़ा कैसे है गात? नहीं पता सर। अच्छा, ये नीलमणि जो शब्द है, इसमें उपमेय उपान कौन है? या एक ही शब्द है ये? नीलमणि, इसमें देश लगा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नीले रंग के का मणि। तो ये नीले रंग का मणि है कि नील पर्वत है? सर पर्वत के लिए आया यहाँ पर तो। और ये शैल जो शब्द आया है, ये कैसे बना है, ये तो बताओ। शिला से बना है सर। बहुत बढ़िया, लिखो तो। ठीक हो। एक और मैं पूछूंगा जो मुझे जानकारी नहीं, ये बताएंगे आप। शिला, शिला में क्यों क्या जुड़ा है? शिला में सर यह प्रत्यय जुड़ा है, यह ए प्रत्यय। शिला ऐसे, हाँ। ये जो पीत पट, इसके पीछे हाइफन लगाते हैं या नहीं लगाते? और हाइफन लगाते हैं तो कुछ अंतर पड़ेगा? ऊपर वाली नहीं, ओढ़े पीत पट। सर पीत में या पट में? दोनों के बीच हाइफन मतलब योजक। अच्छा योजक चिन्ह, हाँ सर लगता है सर, है ना? तो लगता है। क्या फर्क पड़ेगा उसका? क्या है उसका मतलब? सर ये विशेषण विशेष से संबंध आ जाएगा, फिर युग्म बन जाएगा। उपमा बन जाएगा। नहीं उलझो मत, अच्छा कर रहे हो। सर पीत पट में जब ये योजक चिन्ह लग अच्छा, जाएगा। चलो इसको छोड़ो एक बार। पीत पट ये जो शब्द है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें तो सर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में कौन सा है? अनुप्रास में छेक अनुप्रास, छेका अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ एक वर्ण की क्रमिक आवृत्ति होती है वहाँ इसमें पर। कौन कौन से अनुप्रास दिख रहे हैं? इसमें सर एक तो श्रुत्य अनुप्रास है, यहाँ पर वृत्य अनुप्रास स की आवृत्ति होने से, फिर और अंत्य अनुप्रास भी है क्या? अंत्य अनुप्रास सर यहाँ हो जाएगा गात और प्रभात। गात और प्रभात। हाँ, ये प्रभात जो शब्द है ना, इसमें कोई उपसर्ग है क्या? प्रउपसर्ग है सर। प्रभात शब्द होता है क्या, या प्रभा शब्द है इसमें? हाँ प्रभा, तो प्रउपसर्ग तो है वैसे। हाँ हाँ, वैसे तो प्रभा- है बात, वो अलग अर्थ में, अलग अर्थ में हो जाएगा, उस फिर वो हाँ, शब्द तो नहीं ऐसा बनेगा। कुछ। बैठिए, आइए मिटा दीजिए। उधर जाओ, आओ, बस पूछना हो गया विस्तार से। और अच्छा आप समझा रही हैं, इसी में से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। जैसे सर ने सबसे पहले आपको एक शब्द लिखवाया अरस्तु, और अरस्तु में सर ने कहा इसमें तू छोटा है या बड़ा है। मैं इस तू छोटे और बड़े से ही बात शुरू करूंगा कि इसमें छोटे बड़े का क्या मतलब? सर वो मात्रा उसमें बड़े ऊ की आएगी, यानी कि वो लघु श्रुति देता सर है। मात्रा के बारे में कह रहे हैं, यानी तू बोला मैं बीच में पूछूंगा, मात्रा है कि वर्तनी? मात्रा वर्तनी में क्या अंतर होता है? मात्रा तो है ही नहीं कि वर्तनी क्या है? मात्रा तो सर स्वर की जो लगाते हैं वो होते हैं, यहाँ वर्तनी मात्रा और वर्तनी में क्या अंतर है, ये समझा दे। मात्रा तो किसी भी स्वर को बोलने में जो समय लगता है बहुत उसको बढ़िया। उसको तो मात्रा कहते हैं। और व्याकरणिक जो शुद्धि है, शुद्धि हम देखते हैं वो वर्तनी की दृष्टि से होती है उसमें। वर्तनी की दृष्टि से। अच्छा, समय लगने को हम मात्रा कहते हैं। जी सर, तो मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती कौन है। कौन सी? एक तो लघु मात्रा, गुरु मात्रा, हर्स्व और दीर्घ इसको कहते हैं। हाँ, तो लघु- ऋष्व और दीर्घ हम्म, और लघु और गुरु, हम्म। इन चारों के लिए हम क्या किस तरीके से जवाब देंगे? अगर बच्चा पूछ ले सर लघु और गुरु और ऋष्व और दीर्घ,
इनमें कैसे अंतर हम डिफाइन करेंगे? लघु और गुरु की मात्रा है और ऋषि और दीर्घ की मात्रा है। स्वर के उच्चारण के समय को लेकर ही बिल्कुल। स्वर की जब बात करेंगे तब ऋषि और दीर्घ की बात करेंगे और मात्रा की जब बात करेंगे तब लघु और गुरु की बात करेंगे। अच्छा, अंत का विलोम शब्द क्या होता है? अंत, अनंत, अंत। और आदि का? आदि का अंत। और अभी अंत का पूछा क्या आपने? अंत का शांत। अंत का अनंत, अच्छा बोला। अच्छा, सही था, फिर सही था, नहीं सही था। कंफ्यूज हो अच्छा, गई मुझे फिर। ये बताइए, आधुनिक काल में भारतेंदु युग सुना होगा आपने? जी सर। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान है हमारे इस आधुनिक युग के लिए? सर, एक तो आधुनिक काल में भारतेंदु जी का ये योगदान है कि उन्होंने जो देश की जनता है, लोक है, उसको साहित्य में स्थान दिया। भारतेंदु जी से पूर्व भक्ति और राज दरबारों से संबंधित कविताएं लिखी जा रही थी। अब वैज्ञानिक सोच, तर्क है, उनको उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया। और अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश की भावना थी, वो भी, गुलामी के प्रति जन जागरण का स्वर भी उस साहित्य में नहीं था जो भारतेंदु जी के काल से आया। और खड़ी बोली को शुरुआत उन्होंने किया था। खड़ी बोली में कविताएं लिखी जाने लगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा, हाँ, मिलते हैं। बहुत अच्छा। अब इसमें तो कुछ मैंने देखा है। मिलते हैं। धन्यवाद सर।